नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो सेवाडोला नाम के एक पदार्थ के बारे में है, जिसे सवेडेला भी कहते हैं। हाँ, सेवाडोला। और सच कहूँ तो इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बीमारी के बारे में नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि किसी रहस्यमय किरदार की कहानी पढ़ रही हूँ। इसमें एक अजीब सी पहेली है। पहेली? कैसी पहेली? मतलब एक गोरे हल्के बालों वाले इंसान की कहानी जिसे पेट के कीड़ों की वजह से ये वहम हो जाता है कि उसके शरीर के अंग सिकुड़ रहे हैं। अच्छा। और जिसके गले की खराश हमेशा बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर जाती है। ये सब आपस में कैसे जुड़ सकता है? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये पहेली ही इस स्रोत की सबसे दिलचस्प बात है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चिकित्सा पद्धतियों में लक्षणों को अलग अलग नहीं देखा जाता। एक पूरी तस्वीर की तरह देखते हैं। बिल्कुल, वे एक इंसान की पूरी तस्वीर देखते हैं, उसकी बनावट, उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसके शरीर के अजीब से अजीब एहसास। तो ये किसी दवा की लिस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक व्यक्तित्व का चित्र है और ये चित्र हमें बताता है कि कैसे एक बाहरी चीज जैसे कीड़े किसी इंसान के मन की गहराइयों तक हलचल मचा सकती है। चलिए तो फिर इस अजीब और दिलचस्प तस्वीर को और करीब से समझते हैं। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की पहली ही लाइन बहुत चौंकाने वाली है। ये किसी बीमारी या दर्द से शुरू नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि सेवाडोला किस तरह के इंसान के लिए है। इसमें लिखा है, हल्के रंग के बाल, गोरी त्वचा और कमजोर ढीली मांसपेशियों वाले लोग। हाँ। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्या वाकई किसी के बालों का रंग या त्वचा का प्रकार ये तय कर सकता है कि कोई खास चीज उस पर असर करेगी? मतलब आज के समय में ये सोच थोड़ी पुरानी नहीं लगती? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आज के विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये वर्गीकरण शायद बहुत बहुत सरल लगे। हाँ। लेकिन हमें उस प्रणाली के नजरिए से सोचना होगा जिससे ये स्रोत निकला है। यहाँ संविधान या प्रकृति की बात हो रही है। संविधान? हाँ, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप रंग नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक तरह की आप कह सकते हैं संवेदनशीलता का ढांचा है। अच्छा। इस सोच के मुताबिक कुछ खास शारीरिक बनावट वाले लोगों में बाहरी और भीतरी उत्तेजनाओं के प्रति एक खास तरह की प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बालों के रंग के बारे में कम है और उस पूरे पैकेज के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, जिसे वे एक खास तरह की कमजोरी या संवेदनशीलता से जोड़कर देख रहे थे। अच्छा, तो ये एक तरह का शॉर्टकट है, एक पैटर्न को पहचानने का तरीका। कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है तो हो सकता है कि उसकी समस्याएं इस तरह की हो। हाँ, सही पकड़ा। ये सिर्फ दवा देने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दवा को सही तरह के इंसान से मिलाने के बारे में है। ये दिलचस्प है। तो ठीक है, हमारे पास एक खास तरह का इंसान है। अब स्रोत कहता है कि इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है बच्चों में कीड़ों की समस्या। ये बात मुझे थोड़ी और खटकी। पेट के कीड़ों को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है? क्योंकि इस प्रणाली में कीड़ों को सिर्फ पेट की एक आम समस्या नहीं माना जा रहा। तो फिर क्या माना जा रहा है? उन्हें एक बहुत बड़े विलन के तौर पर देखा जा रहा है जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। स्रोत इस समस्या को सीधे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जोड़ता है। गंभीर बीमारियां? हाँ, आप देखिए, इसमें सिर्फ पेट दर्द या खुजली का जिक्र नहीं है। इसमें लिखा है शरीर में झटके लगना, मतलब ट्विचिंग, कम कंपी के साथ कांपना और यहां तक कि कैटालेप्सी यानी शरीर का पूरी तरह से अकड़कर पत्थर जैसा हो जाना। बिल्कुल। ये तो बहुत ही नाटकीय है। मतलब पेट के कीड़ों से शरीर का अकड़ जाना। उस समय की सोच के हिसाब से ऐसा कनेक्शन बनाने के पीछे क्या तर्क रहा होगा? वो एक परजीवी को इतनी बड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या का कारण कैसे मान सकते थे? इसका तर्क इस विचार में छुपा है कि शरीर एक पूरी तरह से जुड़ी हुई इकाई है। उनके लिए पेट या आंतें सिर्फ पाचन का केंद्र नहीं थी, बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य और भावनाओं का भी केंद्र था। अच्छा। तो एक परजीवी जो शरीर के अंदर रहकर उसके संसाधनों पर जी रहा है, उसे एक बाहरी हमलावर के रूप में देखा गया, जो न सिर्फ शारीरिक पोषण चुरा रहा है, बल्कि शरीर के नर्वस सिस्टम में आप कह सकते हैं जहर घोल रहा है या उसे लगातार परेशान कर रहा है। हाँ, ये कारण और प्रभाव का एक बहुत सीधा और शक्तिशाली संबंध है। बाहरी हमलावर अंदर आता है और शरीर का कंट्रोल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही। समझ गई।
तो एक बाहरी चीज शरीर के अंदर जाकर सिर्फ पेट में ही नहीं बल्कि सीधे दिमाग और नसों पर असर कर रही है। और अगर असर इतना गहरा है तो ये मानसिक लक्षणों तक भी पहुंचता होगा। बिल्कुल। स्रोत में जो मानसिक लक्षण बताए गए हैं वो तो किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। हाँ, ये साधारण चिंता या तनाव नहीं है, ये गहरे वहम है जहाँ इंसान की सच्चाई की धारणा ही बदल जाती है और वे बहुत ही विशिष्ट हैं। हाँ, जैसे पहला है ये वहम होना कि व्यक्ति बीमार है। ये शायद आज के हाइपोकॉन्ड्रिया जैसा लगता है, लेकिन स्रोत इसे इल्यूजन या भ्रम कहता है, जो इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। सही बात है। फिर जो दूसरा है वो तो और भी डरावना है, ये सोचना कि शरीर के अंग सिकुड़ गए हैं। जरा सोचिए इस एहसास के बारे में। हाँ, मतलब ऐसा महसूस करना कि आपका हाथ या पैर छोटा हो रहा है, ये कितना भयानक एहसास होगा। और तीसरा उदाहरण तो इस प्रणाली की बारीकी को दिखाता है। वो गर्भावस्था वाला। हाँ, एक महिला को ये भ्रम होना कि वो गर्भवती है जबकि उसका पेट सिर्फ गैस से फूला हुआ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक शारीरिक संवेदना है। पेट का फूलना, जिसे मन पूरी तरह से गलत समझ रहा है और उसे एक बहुत बड़ी जीवन बदल देने वाली घटना का रूप दे रहा है। इससे पता चलता है कि वे इस बात पर कितना गहरा ध्यान देते थे कि एक इंसान अपनी तकलीफ को अंदर से कैसे महसूस करता है और कैसे हमारा दिमाग शरीर की छोटी मोटी बातों का भी कुछ का कुछ मतलब निकाल सकता है। और चौथा भ्रम भी उतना ही गंभीर है, यह मानना कि गले में कोई भयानक बीमारी है जो जानलेवा साबित होगी। मृत्यु का भय? हाँ, ये सिर्फ गले में खराश नहीं है, यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है, शरीर को लेकर एक गहरा डर और अविश्वास। अब तक जो तस्वीर बन रही है वो यह है एक संवेदनशील शारीरिक बनावट, जिस पर कीड़ों जैसे बाहरी कारक हमला करते हैं और नतीजा होता है मन का अपने ही शरीर के खिलाफ हो जाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक पूरी श्रृंखला है। और स्रोत ये भी बताता है कि इंटरमिटेंस यानी बार बार आने वाले बुखार के दौरान ये मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है और व्यक्ति प्रलाप में जा सकता है। हाँ, डिलीरियम में। ये दिखाता है कि जब शरीर पर बुखार जैसा शारीरिक तनाव पड़ता है तो मन का संतुलन और भी तेजी से बिगड़ता है। ये मन और शरीर के बीच एक बहुत ही अस्थिर और दो तरफा रिश्ता है। बिल्कुल। ये मानसिक तस्वीर तो बहुत साफ और परेशान करने वाली है, पर क्या शरीर भी कुछ अजीब तरीके से बर्ताव करता है? मतलब क्या इसके कोई ऐसे शारीरिक लक्षण हैं जो उतने ही अनोखे हों जितने ये वहम है? हाँ, और शारीरिक लक्षण भी उतने ही विशिष्ट हैं। मिसाल के लिए छींक को ही लीजिए। अच्छा। स्रोत में इसे सामान्य छींक नहीं कहा गया है, इसे ऐंठन भरे दौरे, स्पैस्मोडिक फिट्स की तरह बताया गया है। दौरे? छींक पे दौरे? हाँ। इसका मतलब है कि ये जोरदार, लगातार आने वाली, न रुकने वाली छींकें हैं, जिनके साथ अक्सर चेहरा गर्म हो जाता है, आंखों से पानी बहता है और पलकों में जलन होती है। तो ये एक पूरा सिंड्रोम है, सिर्फ एक छींक नहीं। सही, लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा वो गले के लक्षणों से जुड़ा है। स्रोत में डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस का जिक्र है, लेकिन दो बातें हैं जो बहुत ही अनोखी हैं। बताइए। पहली, गरम भोजन ज्यादा आसानी से निगला जा सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। आमतौर पर गले में दर्द होने पर तो हम सब ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं। सही कहा, ये एक विरोधाभासी लक्षण है और इस तरह के अनोखे लक्षण ही इस प्रणाली में सही दवा को पहचानने में मदद करते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी बात जो आपने पहले भी बताई थी वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, वही। लक्षण और दर्द बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। इसका क्या मतलब है? क्या बीमारी सच में शरीर में एक जगह से दूसरी जगह चलती है? बिल्कुल। जैसे बाईं टॉन्सिल से शुरू होकर दाईं पर चली गई? आपका अनुमान सही है। लक्षणों की ये दिशा, ये यात्रा इस प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण नैदानिक संकेत मानी जाती है। सच में? हाँ, वे सिर्फ ये नहीं देख रहे कि दर्द कहाँ है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि दर्द का पैटर्न क्या है, वो समय के साथ कैसे विकसित हो रहा है। बिल्कुल। ये अवलोकन की गहराई को दिखाता है। ये विवरण सैबडेला को लेखेसिस जैसे दूसरे पदार्थों के बगल में खड़ा कर देता है, जो अपने बाईं ओर से शुरू होने वाले लक्षणों के लिए जाना जाता है। और गले से जुड़ा एक और एहसास है जो सुनने में ही बहुत अजीब है। कौन सा? गले में ढीली त्वचा लटकने जैसा महसूस होना, जिसे बार बार निगलने की जरूरत महसूस होती है। ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। ऐसी चीजों को तो शब्दों में बयां करना भी कितना मुश्किल होता होगा। सही बात है। ये कोई डॉक्टर जांच में नहीं पकड़ सकता है,
ये तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो इसे महसूस कर रहा है। यही तो व्यक्तिपरक लक्षणों की खूबी है। ये सीधे व्यक्ति के अनुभव से आता है। अब सिरदर्द पर आते हैं। यहाँ भी स्रोत दो बहुत अलग अलग कारण बताता है। अच्छा। एक है बहुत ज्यादा सोचने या ध्यान लगाने से होने वाला सिरदर्द, जो मानसिक परिश्रम से जुड़ा है। और दूसरा कारण फिर वही है, कीड़ों की वजह से होने वाला सिरदर्द। फिर से वही पैटर्न। हाँ, एक बाहरी जैविक कारक को एक सामान्य लक्षण से जोड़ा जा रहा है। और त्वचा के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और भुनी यादगार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चर्मपत्र जैसी सूखी त्वचा। हाँ, पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ स्किन। ये शब्द सुनते ही मन में एक सूखी, बेजान, कागज जैसी खुरदरी त्वचा की तस्वीर बन जाती है। ये सिर्फ सूखी त्वचा कहने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये शब्दों की ताकत है। एक सटीक विशेषण पूरे लक्षण को जिंदा कर देता है। सही। ये सिर्फ नमी की कमी नहीं है, ये त्वचा की बनावट और उसके एहसास के बारे में भी है। तो अब देखिए, हमारे पास एक पूरी शख्सियत है, उसकी बनावट, उसके डर, उसके वहम और उसके शरीर के अनोखे संकेत। तो हमने एक पूरी शख्सियत को समझ लिया है, लेकिन स्रोत इस पदार्थ को अकेला नहीं देखता, है ना? हाँ, नहीं। वो इसकी तुलना दूसरों से भी करता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी पदार्थ अकेला काम नहीं करता। स्रोत इसकी तुलना करता है कि कुछ लक्षण शाम 4 से 8 बजे के बीच बिगड़ते हैं। ये एक मोडालिटी है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ लक्षण ही नहीं, बल्कि लक्षण कब और कैसे बदलते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। और ये 4 से 8 बजे का समय? ये इसे लाइकोपोडियम जैसे पदार्थों के समूह में रखता है, जो अपने देर शाम के लक्षणों के लिए ही जाना जाता है। तो एक तरफ समय के साथ समानता है और दूसरी तरफ पर्यावरण के प्रभाव के साथ भी। कैसे? स्रोत कहता है कि खुली हवा में बेहतर महसूस होता है, जिसकी तुलना पल्सिटिला से की गई है। हाँ, पल्सिटिला को अक्सर ताजी हवा की चाहत से जोड़ा जाता है। और इसका एक चिकित्सीय संदर्भ भी दिया गया है, प्लूरिसी यानी फेफड़ों की झिल्ली में सूजन के मामले में। कहा गया है कि यह ब्रायोनिया के बाद अच्छा काम करता है, जो प्लूरिसी के लिए एक बहुत जानी मानी दवा है। तो ये एक क्रम में इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, शायद तब जब ब्रायोनिया अपना काम पूरा न कर पाए। अच्छा। बिल्कुल। और स्रोत एक कदम और आगे जाकर एक बड़ा दावा करता है। क्या? यह कहता है कि इसने उन मामलों में भी इलाज किया है जहां एकोनाइट और ब्रायोनिया जैसे बहुत स्थापित पदार्थ, मतलब जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, हाँ, वो असफल हो गए थे। यह इसे एक बहुत महत्वपूर्ण जगह देता है, एक ऐसे विकल्प के रूप में जो तब काम आ सकता है जब कुछ और काम ना कर रहा हो। बिल्कुल। यह इसे एक तरह का स्पेशलिस्ट बना देता है। सही कहा। यह दिखाता है कि इस प्रणाली में पदार्थों के बीच एक रिश्ता, एक क्रम और एक तरह का संवाद मौजूद है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर वाद्य यंत्र की अपनी एक खास भूमिका होती है। सबबिला उस ऑर्केस्ट्रा का एक बहुत ही अनोखा और विशिष्ट सदस्य है। तो हमने अपनी पहेली से शुरू किया था, और अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है, एक खास तरह के इंसान की। हाँ, जिस पर बाहरी दुनिया का गहरा असर होता है और जिसके जवाब में उसका मन और शरीर एक बहुत ही अजीब और मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं। गले में लटकती त्वचा के एहसास से लेकर लक्षणों के बाएं से दाएं जाने तक, और दूसरे पदार्थों के साथ इसके जटिल संबंधों तक, ये एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट जैसे गोरी त्वचा और बाहरी कारकों जैसे कीड़े, इनको गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से जैसे गर्भावस्था का भ्रम और बहुत ही निजी शारीरिक संवेदनाओं से बहुत बारीकी से जोड़ा गया है। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शारीरिक गठन, बाहरी दुनिया और हमारे गहरे मानसिक अनुभवों के बीच ऐसे कौन से अनदेखे और जटिल संबंध हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।